अब जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के बारे में पहले थोड़ा बहुत बताता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में चलेगी। आपको याद होगा कि जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हम बनाते थे तो स्टार्ट होता था ओपनिंग स्टॉक से, और उसके बाद परचेजेस आता था, कैश परचेज हो गया या क्रेडिट परचेज हो गया, और उसमें से हम माइनस कर देते थे क्या चीज, परचेज रिटर्न। फिर आ जाता हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इधर की तरफ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न करके नेट अमाउंट यहाँ लिखते थे। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक करके यहाँ अमाउंट डालते थे, इन दोनों का टोटल करते थे। अगर ये क्रेडिट वाली चीज ज्यादा है ये कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था, और अगर डेबिट वाली चीज ज्यादा है क्रेडिट वाली कम है तो ग्रॉस लॉस आता था। मैं ग्रॉस प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट आया जिसको हमने आगे ट्रांसफर किया, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं दैट इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे कई तरीके की इनकम लिखेंगे, जैसे कि एक ऑपरेटिंग इनकम डालेंगे जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, और प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इन पांचों इनकम में एक यही एक इनकम है जो कि डायरेक्ट इनकम है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम है, और बाकी ये चारों कैसी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे को अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना है तो मैं क्या करूंगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ ये ऐड करूंगा और क्या माइनस कर दूंगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ध्यान रहे मैंने यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया है। क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि जब जब हमारा एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है वो एक्सपेंस तो है, बट हमारे पास से कभी भी कैश का फ्लो नहीं होता, ना कैश आता है ना कैश जाता है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंस है। बट हम चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जाके हमने देखना है यहाँ पे कि कैश का कितना फ्लो हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन से कोई कैश का फ्लो नहीं होता, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ से हटा दिया। अगर इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन हमने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमारा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा इनडायरेक्ट मेथड से। दो मेथड होते हैं करने के, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट वाला हम करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, पहले इसको समझेंगे फिर इनडायरेक्ट मेथड में जाएंगे। अब इन सभी चीजों में से ये माइनस किया, फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया, और भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिनको माइनस करें, जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट। ये इसे डिबेंचर मत पढ़ना, ये डेट है, चाहे इसे डिबेंचर बोल लो चाहे इसे बैंक लोन बोल लो, उस पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो है। फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर, जो हमने डिबेंचर वाले चैप्टर में पढ़ा था। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट कौन कौन से हो गए, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो राइट ऑफ होते हैं धीरे धीरे। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे वो आया हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डू यू रिमेम्बर पार्टनरशिप में हम एक अकाउंट बनाते थे आफ्टर पीएनएल अकाउंट, दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसके बाद कहाँ डाला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाला, इस तरीके से। अब इस पे मैंने क्या करी, यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जैसे वहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनता था, ओनर्स के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन किसके लिए बनेगा, ओनर के लिए। वहां ओनर पार्टनर होते थे, यहाँ ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी के ओनर होते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट डाला, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मिली है तो उसको यहाँ लिखेंगे, और अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स आया तो उसको यहाँ लिखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं ना बिजनेस में, कई बार हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और एडवांस जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
2021 में स्टार्ट हुआ, अब 22 मार्च में खत्म हुआ, लेकिन अभी हमारा पीएनएल बना नहीं है। पीएनएल कब बनेगा? मार्च के एंड में। लेकिन इस ईयर का टैक्स मैं पहले से ही दे दूंगा कई बार एडवांस। किस बेसिस में? सिर्फ एजम्पशन के बेसिस में कि मेरे को इतना अमाउंट के रेवेन्यू जनरेट होगा जिस पे मेरा इतना टैक्स बनेगा, मैंने इतना पे कर दिया। और ज्यादातर बिजनेसमैन एक्स्ट्रा पे करते हैं, क्योंकि कम पे करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो ज्यादा पे कर देंगे, जितना एक्स्ट्रा पे किया है वो वापिस आ जाता है गवर्नमेंट से अलोंग विद इंटरेस्ट। गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट भी देती है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे किया है, इतने टाइम तक गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट के साथ अमाउंट रिफंड करती है। दैट रिफंड इज कॉल्ड रिफंड ऑफ टैक्स। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो ओनर है, ओनर कौन? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर के लिए बनाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। उनको क्या दिया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। कौन सा? या तो फाइनल डिविडेंड बोल दो या प्रपोज डिविडेंड बोल दो। और क्या दिया जाएगा? भाई फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए रिजर्व्स बनाएंगे, भाई टैक्स बनाएंगे, भाई आने वाले साल के लिए जो टैक्स पे करना है उसके लिए अभी से ही प्रोविजन होना पाएंगे, तभी तो पे कर पाएंगे। और इंटीरियम डिविडेंड पे करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड में फर्क क्या होता है वो समझ लो पहले। इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी डिसाइड करती है पे करना है अपने शेयर होल्डर को, तो विद इन 7 days वो पे भी कर देती है। बट प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? कंपनी, जब कंपनी की एजीएम होती है, जनरल मीटिंग, वहां पे शेयर होल्डर के सामने एक ऑफर रखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हम आपको इतना डिविडेंड देंगे। प्रपोज रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं। जब शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है, इसीलिए इसे प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है। अब इन सबको ऐड किया, ये माइनस किया, जो प्रॉफिट आया दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यहां तक आपको समझना है। इसके बाद ये मैंने एक फ्लैशबैक में लेके गया यहाँ तक की चीजें, ये मैंने नई चीज बताई है क्योंकि कंपनी के केस में ये चीज बनती है एक्स्ट्रा। अब उसके बाद जो मैं बताऊंगा दैट इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं चाहता तो डायरेक्टली वो फॉर्मेट करा देता, लेकिन मेरे को आपको यहाँ से चीजें समझानी थी, तो पहले इसको पूरा पूरा नोट डाउन करो और उसके बाद फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर ये नेट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट यहाँ पे आया एग्जांपल के लिए 10,000, यहाँ पे ये दे रखा है 2,000, यहाँ पे दे रखा है 1,000, ये दे रखा है 3,000 और ये दे रखा है 4,000, ये दे रखा है 2,000, ये दे रखा है 1,000। मुझको ये अमाउंट निकालनी है, तो इजीली निकल जाएगी। क्यों? इन सबको मैं ऐड कर दूंगा और ये दोनों माइनस करूंगा, तो अपने आप मेरी ये अमाउंट आ जाएगी। कितना? 10 प्लस ये ऐड किया 10, 20,000 और ये 3,000 माइनस किया, तो ये 17,000 आ गया। फिर 17,000 को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। अब मैंने आपको जैसे बताया था, देखो एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि इस दोनों में से ये माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? हमें नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर चल के ये 17,000 लाया, इस 17,000 में ये सारी चीजें ऐड कर दूंगा और ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी दे रखी है ये माइनस कर दूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है, अब यही सारी चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो, ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, या तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दे दे और लास्ट में बताए इतना प्रॉफिट है, या वो आपको क्या करेगा, ज्यादातर जो 90% चांसेस होते हैं वो क्या होता है, बैलेंस शीट देगा आपको और बैलेंस शीट में बताएगा ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, और बोलेगा पीएनएल जो था प्रीवियस ईयर था 3 लाख का, जो कि हो गया 3,10,000 का। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000 से। तो जरूर इस करंट ईयर हमारा 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, और जो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिखा और उसमें ये सारी चीजें ऐड माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला। तो बस इसी चीज को मैं अब दूसरे फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ, एंड दैट फॉर्मेट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ठीक है, अब मैं आपको वही दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बन रहा है, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, यहाँ पे लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, और माइनस किया ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। तो जो अमाउंट निकल के आई दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिर इस पे मैंने चीजें ऐड करी, क्या क्या, प्रपोज या फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटीरियर डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड आएगा, गलती से पेड लिखा हुआ है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद माइनस कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और रिफंड ऑफ टैक्स, जो मैंने अभी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया था कि वो 17,000 कैसे निकाला। तो उसको मैंने कहा ये आया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। अब इस पे मैं ऐड करने वाला हूँ वो सारी चीजें जो पीएनएल अकाउंट में मैंने माइनस करी थी, इंटरेस्ट ऑन डेट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट रिटर्न, ये सब ऐड करके फिर इनका टोटल मैंने यहाँ बाहर लिखा, और यहाँ पे मैंने ये सब चीज इस तरीके से ऐड करी जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, और ये सब डिडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस में यहाँ जाएगा। फिर मैं इन दोनों पॉजिटिव चीजों को ऐड करूंगा, ये माइनस करूंगा, तो मेरा आया नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसके बाद आगे और बनेगा, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक नोट करो ताकि मैं फिर आपको आगे बताऊं। ओके सर। अब एक बार ये नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ जाए, उसके बाद अब आपने ध्यान देना है कि देखो, वर्किंग कैपिटल की जब बात होती है तो हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी याद आ जाता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है वैसे जनरली, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब जरा सोच के देखो, अगर बैलेंस शीट है आपके पास और करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। पहले मैं करंट एसेट का एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज स्टॉक है हमारे पास, पहले स्टॉक था हमारे पास 10,000 रुपए का, जो कि बढ़ के हो गया 15,000 रुपए। मतलब करंट एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर करंट एसेट इंक्रीज होंगे, स्टॉक 10 से 15 का हो गया, 5,000 से बढ़ रहा है, तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे या जाएंगे। दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो जरूर हमने स्टॉक खरीदा होगा, और जब खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे, जाएंगे। तो करंट एसेट जब जब इंक्रीज होगा कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम इसको माइनस करेंगे। और अगर ये 10,000 के बदले 8,000 हो जाता, 10 से 8,000 हो जाता, तो 2,000 से कम हो जाता स्टॉक। तो स्टॉक अगर कम हो रहा है दैट मीन्स हमने स्टॉक सेल किया और उसके बदले पैसे आए। तो करंट एसेट जब डिक्रीज होगा तो पैसे आएंगे, तो उसे बोलेंगे इनफ्लो। तो ये हमें फंडा समझ में आया। अगर मैं एग्जांपल ले लूं क्रेडिटर का, क्रेडिटर थे बेटा 30,000 के, जो कि हो गए 50,000 के। तो 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसे आए, हमने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया। और अगर ये कम हो जाते तो दैट मीन्स हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है। तो यहाँ पे क्या फंडा बना कि अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं, मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, तो ऐड होगा। और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड होगा, और करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो माइनस होगा। तो इसी फंडे को ध्यान में रखते रखते मैंने यहाँ पे लिखा, ऐड करना है जब जब हमारे करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो और करंट एसेट डिक्रीज हो, और माइनस करना है जब जब हमारे करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो और करंट एसेट इंक्रीज हो। फिर जो अमाउंट आएगी इसमें से ये प्लस माइनस करने के बाद, अगर ये पॉजिटिव में आती है तो ये ऐड किया,
जो अमाउंट आया दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओए मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कई बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है, इसको हमने बोल दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये बिफोर चेंजेस था तो यहाँ पे आफ्टर चेंज इन बोल दिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे नेट रिफंड ऑफ टैक्स करके। नेट रिफंड ऑफ टैक्स का मतलब समझते हैं पहले। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने टैक्स पे किया 50,000 का, और जो पिछले साल टैक्स पे किया था वो ज्यादा पे कर दिया था, जिसमें से मेरे को 10,000 का रिफंड आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास से कितना गया, 40,000 ही तो क्या। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो टैक्स पेड आएगा वो नेट रिफंड ऑफ टैक्स करके आएगा। और ये हमारा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बट आफ्टर टैक्स। और फिर उसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने किसी चीज का इंश्योरेंस कराया था और गुड्स जल गए या चोरी हो गए, तो हमने कंपनी के अगेंस्ट क्लेम कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के आगे, और कंपनी ने हमें उसके पैसे दिए कई टाइम बाद, तो वो हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हो गई। तो उसको हमने ऐड कर दिया तो हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर यही चीज नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पे ये अमाउंट नेगेटिव में आ जाए, तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव में आएगा तो फ्लो फ्रॉम लिखेंगे और नेगेटिव में आएगा तो यूज्ड इन लिखेंगे। यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अभी इसको नोट डाउन कर लो और हमारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्म।